अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आप जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 9 में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं, ये टॉपिक न सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि सेक्शन बी में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, रीजनिंग या लॉजिकल क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता रहा है, और इसके साथ साथ सेक्शन सी में डिटेल्ड क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता रहा है। तो आज का टॉपिक खासा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ तमाम की तमाम बातें सुनिएगा। जहां डायग्राम हो तो डायग्राम पर फोकस कीजिएगा कि हम किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, और डायग्राम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं जिनको दिखाया जाना ज़रूरी है। फिर हम डेरिवेशन पर आएंगे तो डेरिवेशन पर भी आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पेश आएगी। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 में। आज हम डिस्कस करेंगे इनक्लाइंड प्लेन। क्या होती है इनक्लाइंड प्लेन? कोई भी ऐसी प्लेन जो एक्स एक्सिस के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ या हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए, और वो एंगल कितना होना चाहिए? खास बात यह है कि वो एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। कोई भी ऐसी प्लेन जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए और एंगल 90 डिग्री से कम हो, जिसको एक्यूट एंगल कहा जाता है, तो ऐसी प्लेन को आप क्या कह देंगे? इनक्लाइंड प्लेन कह देंगे। इनक्लाइंड प्लेन बेसिकली सिंपल मशीन है। ठीक है ना? क्या है ये बेसिकली सिंपल मशीन है। आपने मैट्रिक क्लास में सिंपल मशीन स्टडी की थी, तो ये बेसिकली सिंपल मशीन की एक टाइप होती है। एक ऐसी टाइप होती है जो हेवी ऑब्जेक्ट्स को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है ना? तो आप रियल लाइफ में इसको भरपूर तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर से घर के अंदर से गाड़ी को बाहर निकालने के लिए एक स्लोप बनाया जाता है। इसी तरीके से घर के अंदर गाड़ी को लेकर जाने के लिए भी एक स्लोप का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वो स्लोप किस प्रिंसिपल पर डिज़ाइन किया जाता है? इनक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पर ही डिज़ाइन किया जाता है। आपके घर में जो स्टेयर्स बनी हुई हैं, वो स्टेयर्स ज़रा आप गौर करें, वो इनक्लाइंड प्लेन है जो कि ग्राउंड लेवल या हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होती हैं। इसकी मिसालें डायग्राम के लिहाज से हम समझते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये एक इनक्लाइंड प्लेन आपको नज़र आ रही है, जिस पर एक लेबर या मजदूर हैं जो एक हेवी ऑब्जेक्ट को रोल करता हुआ ऊपर की तरफ लेकर गया है। तो ये जो प्लेन आपको नज़र आ रही है, इस प्लेन को आप क्या कहेंगे? इनक्लाइंड प्लेन कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, एक और सरफेस आपको दिखाई गई है जो थोड़ी तिरछी सी सरफेस है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आसानी मूव करवा जा सकता है, बहुत लेस एफर्ट अप्लाई करके। साथ में देखिए तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो वाज़े तौर पर आपको नजर आ रहा है कि 90 डिग्री से छोटा है, लिहाजा ये एक एक्यूट एंगल होगा, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड सरफेस है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो यहाँ पर एक झूला है, स्लाइड है, जिसमें से एक शख्स फिसलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। एक बच्चे को आप देख रहे हैं, पहले वो इस लेडर के जरिए से ऊपर गया और फिर वहां से स्लाइड करता हुआ कहाँ पर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, ये भी काइंड है किस चीज की? इनक्लाइंड प्लेन की, जो कि ग्राउंड लेवल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी, और वो एंगल आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटा ही है। तो कोई भी ऐसी प्लेन जो ग्राउंड लेवल के साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए और वो एंगल 90 डिग्री से कम हो, उसको आप क्या कह देंगे? इनक्लाइंड प्लेन। बेसिकली ये क्या है? सिंपल मशीन की टाइप है। कम एफर्ट अप्लाई करके आप हेवी लोड को बासानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करवा सकते हैं। इनक्लाइंड प्लेन का जो सवाल आता रहा है पेपर में, वो किस तरह से आता रहा है उसको हम देखते हैं। सवाल को कंसंट्रेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आखिरी स्टेप क्या होगा? डेरिवेशन। तो सवाल पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन। एक ऑब्जेक्ट है, एक जिस्म है जिसका मास क्या है? m, जिसको इनक्लाइंड प्लेन पर रख दिया जाता है। मेकिंग एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल। ये इनक्लाइंड प्लेन ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रही है, और वो एंगल कितना है? थीटा। इफ इट मूव्स डाउन द प्लेन, अगर वो ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन मूव करे, यानी प्लेन पर फिसलता हुआ नीचे की जानिब आए, तो आपको करना क्या है? कह रहे हैं डिराइव द रिलेशन ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। सवाल में कहा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन डिराइव करें।
तो याद कीजिए, जब हम पुली का केस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपसे कहा जाए कि फला ऑब्जेक्ट या फला बॉडी का एक्सीलरेशन ड्राइव करें, तो आपको क्या करना होता है, बॉडी पर अमल करने वाली फोर्सेस को एनालाइज करना होता है। बॉडी पर अमल करने वाली फोर्सेस को एनालाइज करेंगे, मोशन को कंसीडर करेंगे और फिर वहां से हमें क्या चीज मिल जाएगी, एक्सीलरेशन। फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कितने स्टेप्स होते हैं, डेफिनेटली आपको याद होगा 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप डायग्राम का होता है और डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्रॉ की जाती है। दूसरे स्टेप में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है और फाइनल स्टेप में डेरिवेशन करनी होती है। तो हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहां देखिए आपको एक इंक्लाइंड प्लेन नजर आ रही है, ये ग्राउंड लेवल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन का जो टॉप एरिया है, टॉप पार्ट है, वो जमीन या ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पर होगा, तो ये वो हाइट आपको दिखा दी गई है। तो इस तरह ये ट्राइंगुलर शेप जो आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m। तो यहां देखिए एक ऑब्जेक्ट को हमने दिखा दिया, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा हो तो हमें इसके ऊपर फोर्सेस को एनालाइज करना है, ठीक है ना। किसी भी जिस्म का एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो आप जिस्म की हरकत पर गौर करते हैं और बॉडी की हरकत पर गौर करने के लिए आप क्या करते हैं, फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। तो जरा गौर कीजिए, जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पर रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर। जब हम फोर्सेस को एनालाइज करेंगे तो याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि एक फोर्स आपको लाजमी तौर पर दिखानी होती है और वो फोर्स कौन सी है, हमारी अर्थ की, हमारी जमीन किसी बॉडी को पुल करने के लिए अपने सेंटर की जानिब जो फोर्स लगाती है उसको हम क्या कह देते हैं, वेट। तो यहां पर एक वेट हम दिखाएंगे, एक इस इंक्लाइंड प्लेन का रिएक्शन दिखाएंगे और फ्रिक्शन। खैर सबसे पहले इस डायग्राम के लिहाज से हम बात करते हैं। यहां पर एंगल भी हमने दिखा दिया, ये एंगल कितना है, लेस देन 90 डिग्री, जिसको हमने थीटा कह दिया है। डायग्राम में अब तक जो कुछ दिखाया है उसको थोड़ा अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल। एक ऑब्जेक्ट पर गौर करें जिसका मास क्या है, m, जो कि इनक्लाइंड प्लेन पर रख दिया गया है, जो ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिलहाल ये 3 लाइनें आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं। एक्सप्रेशन इन 3 लाइनों में आपने इस डायग्राम के मुताबिक फिलहाल मुकम्मल कर लिए। अब आगे हमें करना क्या है, तो जाहिर है कि हमें डेरिवेशन की तरफ जाने हैं और ड्राइव क्या करना है, एक्सीलरेशन। तो यहां देखिए लिखा हुआ है, टू डिराइव इट्स एक्सीलरेशन व्हेन इट मूव्स डाउन द प्लेन वी विल कंसीडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हरकत कर रहा हो, डाउन द प्लेन मूव कर रहा हो, तो इसके ऊपर अमल करने वाली फोर्सेस को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली फोर्सेस। अब सबसे पहली फोर्स मैंने आपको क्या बताई, वेट होगा। वेट का मतलब वो फोर्स जो जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट कर रही होती है अपने सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहां हम बेसिकली जो फोर्सेस दिखाएंगे वो 3 टाइप की फोर्सेस दिखाएंगे, इसीलिए यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब पहली फोर्स कौन सी आ गई, यहां पर देखिए वेट, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल सीधा सीधा नीचे की तरफ। वेट को किससे जाहिर करते हैं, W से जाहिर करते हैं। ये जो वेट हमने दिखाया है इसके बारे में हम लिख देते हैं। तो सबसे पहली फोर्स कौन सी हो गई, वेट, W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। पहली फोर्स वेट है जिसको W से जाहिर किया गया है, डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरी फोर्स हम दिखाते हैं, दूसरी फोर्स कौन सी है, रिएक्शन। रिएक्शन इस सरफेस के इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए जो प्लेन है ये तिरछी सी है, तो जो सरफेस के ऊपर फोर्स लग रही है, सरफेस जो फोर्स लगा रही है रिएक्शन के तौर पर, वो भी थोड़ी सी इंक्लाइंड या तिरछी सी हो गई है, जिसको आपने क्या कह दिया, नॉर्मल रिएक्शन आर। यानी फर्ज करें अगर सरफेस कुछ इस तरह की होती, बिल्कुल स्ट्रेट यूं होती, तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरह का होता, इस तरह का होता ऊपर की तरफ, ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरफेस इस तरह की नहीं है बल्कि तिरछी सी है। जब मैं इसको घुमाऊंगा, ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है, जब मैं इसको तिरछा करूंगा, इसको इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो भी तिरछा हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो बिल्कुल वही सूरत हाल आपको यहां नजर आ रही है। ग्रीन कलर से मैंने नॉर्मल रिएक्शन दिखाया है जो कि इनक्लाइंड प्लेन का है। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, इनक्लाइंड प्लेन के साथ इसका एंगल देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ये देखिए जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है ना, 90 डिग्री, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आ रही है। तो इसके हवाले से हम
कुछ लिख लेते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन जिसको किससे जाहिर किया गया है, आर से, एक्टिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ अमल कर रहा है, मगर किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इनक्लाइंड प्लेन के साथ 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये दूसरी फोर्स हो गई। अब थर्ड फोर्स यहां पर कौन सी होगी, देखिए जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर मूव कर रहा होता है तो वो सरफेस उस बॉडी की हरकत को अपोज कर रही होती है। आप याद करें मैट्रिक स्टैंडर्ड पर आपको आप पढ़कर आए हैं, कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की हरकत को अपोज करे उसको आप नॉर्मली क्या कहते हैं, आमतौर पर उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब हम पुली का केस नंबर 2 पढ़ रहे थे तो वहां पर सरफेस क्या थी, फ्रिक्शनलेस, इसीलिए हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन आज हम इनक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर ये बॉडी फिसलता हुआ नीचे की तरफ आए, जो डायरेक्शन में आपको इस वक्त पॉइंटर के जरिए दिखा रहा हूं, लेजर पॉइंटर के जरिए, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक फोर्स ऐसी होगी जो हरकत को अपोज कर रही होगी। अपोज करने का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसको आप क्या कहेंगे, फ्रिक्शन। तो यहां पर देखिए तीसरी फोर्स जब हम दिखा रहे हैं वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर बॉडी फिसलता हुआ नीचे की तरफ आए तो ऊपर की तरफ एक फोर्स ऐसी होगी जो इसकी हरकत को अपोज करेगी, उसको हमने क्या कह दिया, फ्रिक्शन। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, फ्रिक्शन एफ एक्टिंग अप अलोंग द इनक्लाइंड प्लेन। एक और फोर्स आ गई फ्रिक्शन फोर्स जो कि ऊपर की तरफ है, लेकिन इनक्लाइंड प्लेन के साथ साथ ऊपर की तरफ है। यहां पर दो अपवर्ड फोर्स आ गई हैं, एक कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वो इनक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक ब्लैक कलर में नजर आ रही है फ्रिक्शन, वो भी अपवर्ड है लेकिन इनक्लाइंड प्लेन के अलोंग यानी उसके साथ साथ ऊपर की तरफ है। तो बुनियादी तौर पर कितनी फोर्सेस यहां पर आपने दिखाएंगे, 3 फोर्सेस दिखाएंगे। अब जाहिर है कि अगर बॉडी नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, फिसलता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी जो फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उस फोर्स को एनालाइज करेंगे। अब देखिए यहां तक डायग्राम हम पिछली स्लाइड में ड्रॉ कर चुके थे, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, हमने यहां पर यूं लिखा, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, जैसा कि शक्ल से जाहिर है, द वेट W ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइंड प्लेन। जो वेट आपने दिखाया है ये इनक्लाइंड प्लेन के ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री, पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। अब जरा गौर करें, ये जो वेट है क्या ये इनक्लाइंड प्लेन के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये रही वेट वाली लाइन, यहां पर बन रहा है एंगल या यहां पर बन रहा है एंगल, क्या ये 0 डिग्री का एंगल है, हरगिज नहीं। इसका मतलब वेट इनक्लाइंड प्लेन के पैरेलल नहीं है। इसी तरीके से परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। यहां जो परपेंडिकुलर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। अब जरा अगेन गौर कीजिए डायग्राम पे, क्या वेट इनक्लाइंड प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा। इसका मतलब हम वेट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक वो कंपोनेंट जो 90 डिग्री पर हो, दूसरा वो कंपोनेंट जो पैरेलल यानी कि 0 डिग्री पर हो। ये काम मैट्रिक क्लास में कुछ इस तरह से करके आए थे, मैं आपको याद दिलाता हूं। एक फोर्स होती थी, फर्स्ट कर लीजिए F, आप इस फोर्स F के दो कंपोनेंट बनाया करते थे, एक कंपोनेंट x एक्सिस का होता था और एक कंपोनेंट कौन सा होता था, y एक्सिस का। यहां पर कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा होता था। तो x एक्सिस के कंपोनेंट को आप क्या कह दिया करते थे, fx, और y एक्सिस के कंपोनेंट को आप क्या कह दिया करते थे, fy। तो एक पैरेलल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस एंगल के लिहाज से। हम उसी बुनियाद पर यहां वेट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप रिजॉल्व करेंगे। तो जरा देखिए, एक वो कंपोनेंट यहां पर आ गया जो इनक्लाइंड प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जरा डायग्राम पर गौर करें, यहां जो एंगल बन गया कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये कंपोनेंट में ड्रॉ किया जो इनक्लाइंड प्लेन के साथ, कौन सी प्लेन के साथ, इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब जाहिर है
कि जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल कहाँ पर बनेगा, इस तरफ बनेगा। देखिए जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंगल दिखा दिया, और चूंकि ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, लिहाजा इसको हम क्या कह देंगे, W परपेंडिकुलर विच इज W cos थीटा। एंगल के साथ वाली साइड के लिए कौन सा फंक्शन आता है, cos। तो ये जो ब्लू कलर से लाइन नजर आ रही है ये एंगल के एडजेसेंट साइड है, इसीलिए इसको क्या कह देंगे, W cos थीटा, वेट की वजह से W cos थीटा। और यहां पर जो सिंबल नजर आ रहा है ना, ये वाला सिंबल जिस जहां पर अपने पॉइंटर लेकर गया हूं, ये परपेंडिकुलर सिंबल है, मतलब ये कुछ इस तरह का होता है, यूं, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। वहां मैंने इसको ओरिएंट कर दिया, घुमा दिया, तो इस तरह से नजर आ रहा है, सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ। जो कंपोनेंट आपने यहां पर ड्रॉ किया है उसके बारे में लिख देते हैं आप। तो कौन सा कंपोनेंट है ये, वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है टू द इनक्लाइंड प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का है। क्या लिख दिया, W परपेंडिकुलर इक्वल्स W cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट वो होगा जो कि इनक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा। देखिए ये रही इनक्लाइंड प्लेन, इसके बिल्कुल सामने, पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने। अगर एक लाइन यूं है दूसरी लाइन भी यूं हो तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल। अब जरा दोबारा से इनक्लाइंड प्लेन पर गौर कीजिए, ये है इनक्लाइंड प्लेन, और ये आ गया उसी के सामने तिरछा कंपोनेंट वेट का, जो कि क्या हो गया, इनक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल सामने यानी पैरेलल। अब एंगल के सामने वाली साइड है, तो एंगल के सामने वाली साइड के लिए कौन सा फंक्शन आता है, साइन। ये पैरेलल का साइन बना हुआ नजर आ रहा है W के साथ सब स्क्रिप्ट में। W पैरेलल किसके बराबर हो गया, W sin थीटा। तो यहां पर हम लिख देते हैं कंपोनेंट पैरेलल टू द इनक्लाइंड प्लेन विच इज W पैरेलल इक्वल्स W sin थीटा। तो बुनियादी तौर पर कितनी कुव्वत है इस बॉडी के ऊपर अमल कर रही थी, पिछले स्लाइड में हमने देखा था 3 फोर्सेस। एक कौन सी थी, नॉर्मल रिएक्शन R, ये वाली फोर्स। दूसरी फोर्स कौन सी थी, वेट। और एक और फोर्स कौन सी थी, फ्रिक्शन। लेकिन बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लिहाजा डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करने के लिए कोई फोर्स हमने दिखाई नहीं दी। तो हमने कहा कि वेट इस इनक्लाइंड प्लेन के ना तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, लिहाजा इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिसॉल्व कर दिया, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक पैरेलल कंपोनेंट। अब कितनी फोर्सेस हो गई हैं, 5। पहले कितनी फोर्सेस थी, 3। अब 2 फोर्स और आ गई, एक ये रही और एक ये रही, 5 फोर्सेस हो गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस वेट को इग्नोर कर दें। क्यों इग्नोर कर दें, क्योंकि वेट के कंपोनेंट आपने बना लिए हैं, वेट के कंपोनेंट से आप काम चला सकते हैं, तो वेट को इग्नोर कर दें। अगर हम वेट को इग्नोर कर देते हैं तो अब कितनी फोर्स बाकी बच जाती हैं, 4। कौन कौन सी फोर्सेस, एक आपको नजर आ रहा है वेट का पैरेलल कंपोनेंट, एक आपको नजर आ रहा है वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन फोर्स। 4 फोर्सेस हो गई हैं। मैं आपसे पूछता हूं बॉडी कहां मूव कर रहा है, क्या आर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। क्या ये बॉडी W परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो ये दोनों फोर्सेस आखिर क्या कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेस बॉडी को या ऑब्जेक्ट को स्टेबल कर रही हैं, हरकत पर असर नहीं डाल रही। तो सबसे पहले हम इसी हवाले से लिखेंगे, एज द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव आइदर इनटू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R or into the direction of W perpendicular which is W cos theta. So these two forces don't have any effect on the motion, so they will cancel each other. जैसे कि डायग्राम से जाहिर है कि R और W परपेंडिकुलर, बॉडी ना तो R की डायरेक्शन मूव कर रहा है ना ये ऑब्जेक्ट W परपेंडिकुलर की डायरेक्शन मूव कर रहा है, लिहाजा दोनों फोर्सेस हरकत पर कोई असरअंदाज नहीं होंगी। इन दोनों को आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक हम यूं लिख सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। R बराबर हो गया W परपेंडिकुलर मींस W cos थीटा, और W के बारे में आप जानते हैं mg के बराबर होता है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं R इक्वल्स mg cos थीटा। तो हमने कौन कौन सी फोर्सेस को इग्नोर कर दिया, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, एक तो R और दूसरी फोर्स कौन सी, W परपेंडिकुलर। W को हम पहले इग्नोर कर चुके थे। अब 3 फोर्सेस खत्म हो गई। कौन कौन सी 3 फोर्सेस, जिसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखिए ये वाली फोर्स खत्म हो गई, ठीक है, एक ये वाली फोर्स खत्म हो गई और एक ये वाली फोर्स खत्म हो गई। अब जिनको मैंने चेक लगाया हुआ है रेड कलर से, एक ये वाली फोर्स बाकी बची, कौन सी फोर्स बाकी बची, एक ये वाली फोर्स बाकी बची और एक ये वाली फोर्स बाकी बची, ठीक है ना, यानी W पैरेलल और F। मैं आपसे पूछता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर मूव कर रहा है, डेफिनेटली आप कहेंगे नीचे की तरफ। अब अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो कौन सी फोर्स ऐसी है जो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में कौन सी वाली फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में आप देखें कौन सी वाली फोर्स नजर आ रही है, W पैरेलल,
जिसका मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। कहाँ पर दिखाया हुआ है? ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लेकर आ रही है। तो जब किसी बॉडी पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अमल कर रही हो, तो मैंने आपको कहा था कि आपको ये बताना होता है कि कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बॉडी की मूवमेंट के लिहाज से, और फिर हमें नेट फोर्स बनानी होती है। तो अगली स्लाइड पे हम नेट फोर्स बनाएंगे और एक्सेलरेशन ड्राइव कर लेंगे। ये डायग्राम आप जहन में रखिए। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहां देखिए लिखा हुआ है एज द ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन द प्लेन, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, सो W पैरेलल ग्रेटर होगा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स F से। अगर W पैरेलल ग्रेटर है तो हम नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं नेट फोर्स का मतलब होता है F। किसके बराबर हो जाएगी? ये दो फोर्सेस हैं, एक W पैरेलल और दूसरी फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f। कौन सी फोर्स ज्यादा है? W पैरेलल ज्यादा है, उसको पहले लिखा। कौन सी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है? इनक्लाइंड प्लेन पर, मतलब ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ लिखा। दोनों को ऐड करना है, नेट फोर्स मालूम करनी है। नेट फोर्स यहां देखिए, नेट फोर्स, नेट का मतलब टोटल, तो दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है ना? कौन कौन सी दो फोर्सेस थी? एक W पैरेलल और एक F। W पैरेलल F को नेगेटिव साइन के साथ लिखा और ऐड कर दिया। न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें, F किसके बराबर होगा? ma के बराबर होगा। W पैरेलल किसके बराबर होगा? W साइन थीटा प्लस माइनस माइनस F। अब W की जगह पर क्या लिख सकते हैं? राइट हैंड साइड पर mg लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ma को यूं ही लिखा आपने। राइट हैंड साइड पर W की जगह पर mg साइन थीटा यूं ही लिखा, प्लस माइनस माइनस और F आ गया। आपको क्या मालूम करना है? एक्सीलरेशन। मैथमेटिकल प्रिंसिपल, मैथमेटिकल रूल फॉलो करें। जो चीज मालूम करनी हो उसको इक्वेशन की एक साइड पर अकेला करना जरूरी होता है। इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पर a के साथ मास क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देता हूं, मास को राइट साइड पर शिफ्ट कर देता हूं, तो राइट पर आकर ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। a बराबर हो गया mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय m। ठीक है ना? देखिए ये जो m लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये mg साइन थीटा को भी डिवाइड में आ गया और फ्रिक्शनल फोर्स को भी डिवाइड करेगा, लिहाजा f ओवर m लिख दिया हमने। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? तो आप देखिए राइट हैंड साइड पर जो पहली वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है, इसमें m से m क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, m से m हमने कैंसिल कर दिया। जब मास कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? a इक्वल्स g साइन थीटा माइनस f ओवर m। a बराबर हो गया g साइन थीटा माइनस f ओवर m। ये उस वक्त एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन बन गई जब कोई बॉडी ऐसी प्लेन पर मूव कर रहा हो जिसपे फ्रिक्शन मौजूद हो, और वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा हो? डाउन द प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कुछ आपसे पूछा गया था वो आपने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। यहां f ओवर m क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है रिटार्डेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। देखें बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स किसके बराबर होती है? बाय न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो मास मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। a किसके बराबर हो जाएगा? f डिवाइड बाय m। ये तो हो गया एक्सीलरेशन f ओवर m। तो यहां पर आप देखें f ओवर m लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट साइन कौन सा लिखा हुआ नजर आ रहा है? नेगेटिव। ये देखिए नेगेटिव साइन है, लिहाजा नेगेटिव साइन के एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है? डेसिलरेशन या रिटार्डेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में f ओवर m ये क्या बता रहा है? रिटार्डेशन या डेसिलरेशन बता रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ एक्शन का कंपोनेंट यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ये उस सूरत में है जब कोई बॉडी डाउन द प्लेन मूव कर रहा हो। अब इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं, तो उन केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे से केसेस हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। जो केसेस हम डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान से हैं, और वो केस क्या है यहां पर देखें लिखी हुई आ रही है, कंडीशन आपको नजर आ रही है कि इफ इनक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस। अगर इनक्लाइंड प्लेन ऐसी हो जो बहुत ज्यादा स्मूथ हो, यानी उसके ऊपर फ्रिक्शन ना होने के बराबर हो, तो f किसके बराबर हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इनक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस हो, बेरगड़, जिसके ऊपर फ्रिक्शन हो ही नहीं, तो फ्रिक्शन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। अब ये जो एक्सप्रेशन आपने ड्राइव की है, यहां पर f की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। जब f की जगह पर 0 पुट करेंगे तो सूरत हाल क्या हो जाएगी? a बराबर हो जाएगा g साइन थीटा माइनस 0 डिवाइड बाय m।
0 को m से डिवाइड करें, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें, जवाब क्या आएगा 0। तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू g साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले की हमें कई जगह पर जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी और लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी। कि अगर कोई चीज फ्रिक्शनलेस प्लेन पर मूव कर रही हो, या अगर कहीं पर ग्रेविटेशनल मोशन हो, हवा में कोई चीज मूव कर रही हो और इंक्लाइन प्लेन ना हो या फ्रिक्शन ना हो, तो सूरत हाल क्या होगी, a बराबर हो जाएगा g साइन थीटा। हम सिंपल पेंडुलम की एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 8 में ड्राइव करेंगे, तो वहां पर भी कुछ इसी तरह की इक्वेशन से हमारा सामना होगा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ना तो कोई इंक्लाइंड प्लेन हो या कोई बॉडी तिरछी हरकत कर रहा हो हवा में लटकता हुआ, यानी जहां पर फ्रिक्शन ना हो, तो वहां पर भी इस तरह की एक्शन की एक्सप्रेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि अगर बॉडी नीचे आने की बजाय ऊपर जा रहा होता, आप पहले बॉडी को नीचे लेकर आ रहे थे, तो आपने एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली। दोनों सूरतों में फ्रिक्शन थी तो क्या सूरत होती, फ्रिक्शन नहीं थी तो क्या सूरत होगी। अब अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा हो, नीचे आने की बजाय कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप किसी बॉडी को स्लाइड करते हुए ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगी उस पर गौर करते हैं। If object moves up along the inclined plane, अगर ऑब्जेक्ट inclined plane पर ऊपर की जानिब जा रहा हो, तो इट मीन्स वो कहां जा रहा होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। जब कोई चीज ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो जो एक्सप्रेशन आपने ड्राइव की थी, इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहां जी के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। देख सकते हैं आप, a बराबर हो गया विद नेगेटिव साइन g साइन थीटा माइनस f ओवर m। जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए अगेन वो नेगेटिव साइन के साथ ही आएगी। और फिर यहां पर हम फ्रिक्शनलेस प्लेन की कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इफ इनक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, सो f किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा, जैसे ऊपर हमने कंडीशन अप्लाई की थी। अगर f की जगह पर 0 पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, a इक्वल्स विद नेगेटिव साइन g साइन थीटा माइनस 0 डिवाइड बाय m। 0 को m से डिवाइड कर दीजिए, तो जवाब क्या हो जाएगा, a इक्वल्स विद नेगेटिव साइन g साइन थीटा। अगेन मैं कहूंगा कि ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, इसकी और भी जगह पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट, आज आपने इनक्लाइंड प्लेन का टॉपिक देखा, और इनक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ हरकत कर रहा हो, तो एक्सप्रेशन किस तरह से ड्राइव किया जाता है उसको हमने समझा। बस एक की पॉइंट जहन में रख लीजिए कि जब भी आपको कहा जाए कि फलां बॉडी का एक्सीलरेशन मालूम करें, तो आपको बॉडी की हरकत पर गौर करना होता है। और हरकत पर गौर करने का बहुत आसान सा तरीका है कि फोर्सेस को एनालाइज करें। हमने बिल्कुल इसी तरह पुली के केसेस में भी किया था, और यहां पर भी वही काम किया, बॉडी की हरकत पर गौर किया और फोर्सेस को एनालाइज करके एक्सीलरेशन ड्राइव कर लिया। तो ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के हवाले से भी। अगर बॉडी ऊपर जा रही हो तो क्या होती है एक्सप्रेशन, एमसीक्यू से पूछी जा सकती है। अगर बॉडी नीचे आ रही हो तो एक्सप्रेशन क्या होगी, ये चीज़ भी एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। फ्रिक्शन होने की सूरत में क्या होता है, फ्रिक्शन ना होने की सूरत में क्या होता है, ये एफ ओवर एम क्या चीज़ है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। रिटार्डेशन या डेसिलेशन, ये चंद बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए या इक्वल टू 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हमने समझा कि लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी, न्यूमेरिकल और लॉजिकल या रीजनिंग क्वेश्चन के लिहाज से भी, और डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन के लिहाज से भी। प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली और फॉर्मूले आपने याद कर लिए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कंडीशन क्लियर होती चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो कहीं पर भी, विदाउट फीलिंग एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम डिस्कस करके और उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।